मिसरों से मैं मोहतरम जनाब मौलाना जनाब इकबाल हुसैन बोकड़ा साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो कुरान पाक की तिलावत से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें और तमाम को मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। मौलाना जनाब इकबाल हुसैन बोकड़ा साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ह फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा थुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन थुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून थुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In the name of Allah, the most gracious, the limitless merciful. Successful indeed are the believers, those who offer their prayers with all solemnity and full submissiveness, and those who keep themselves away from vain things, and those who pay the zakat, and those who guard their chastity, except from their wives or from those owned by their hands, as they are not to be blamed. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. And success is attained by those who honestly look after their trust and covenant, and those who consistently observe their prayers. These are indeed the inheritors who shall inherit the paradise. They shall dwell therein forever. And indeed we created man out of an extract of clay. Then we made him a sperm drop in a firm resting place. Then we turned the sperm drop into a clot. Then we turned the clot into a fetus lump. And then we turned the fetus lump into bones. Then we clothed the bones with flesh. Thereafter we developed it into another creature. So glorious is Allah, the best of the creators. After that, surely you will die. Then again, surely you will be resurrected on the day of resurrection. Allah Almighty has spoken the truth. सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो और वहाँ रसूल का ज़िक्र ना हो, ये मुनासिब नहीं। आइए हम उन 4 मिसरों से हम नातुखानी भी कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम को बाज़ाब्ता हम शुरू करेंगे। या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर, या साहिबल जमाल वया सैयदुल बशर,
मिम वजहकल मुनीर लक़द नव्विरुल क़मर ला यमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू बादस खुदा बुजुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, हर इब्तदा से पहले हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दोस्तों, मैं फिर एक बार याद दहानी कर दूं कि जो लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर नहीं हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पर नहीं हैं, वो बराए करम स्टूडेंट की कुर्सियां छोड़ दें और वो अपनी जगह ले लें ताकि प्रोग्राम में अफरा तफरी ना हो। दोस्तों, आइए हम अब आगे चलते हैं। मैं इस प्रोग्राम के रूह रबा मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो बराए करम जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मेहमान खुसूसी हैं, उनको वो डायस तक पहुँचाएँ। जनाब ग़ुलाम मोहम्मद शेख साहब, मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ज़िदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सदर हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ग़ुलाम मोहम्मद शेख साहब को डायस तक पहुँचाएँ। अगला नाम मेरी फहरिस्त में है चीफ ऑफ ऑनर्स यानी मेहमान एजाज़ी जनाब जिम्मी डाबी साहब। जिम्मी डाबी साहब, उनके लिए मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनको डायस तक ले जाने की जहमत गबारा करें। अब इसी में मैं आवाज़ देता हूँ जिस प्रोग्राम के मैं आवाज़ देता हूँ मोहम्मद यासीन शेख साहब को कि वो भी डायस पर तशरीफ़ ले जाएं। मोहम्मद यासीन शेख साहब वो तशरीफ़ ले जाएं। दोस्तों, अगला नाम मेरी फहरिस्त में हमारे मेहमान एजाज़ी गेस्ट ऑफ ऑनर जिनका नाम जनाब शफ़ी लोखंड वाला, उनके लिए मैं दावत देता हूँ फ़खरुद्दीन काउस वाला साहब को कि वो बराए करम आपको डायस तक पहुँचाएँ। ये अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह। हज़रात, अगला नाम है फैसल फजलानी साहब। उनके लिए मैं शाहिद रहीमी साहब से दरख्वास्त। हमारे बीच हमारे और एक मेहमान एजाज़ी ज़हीर शेख साहब आ गए हैं। मैं उनके दरख्वास्त करूँगा कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हज़रात, आइए हम इस प्रोग्राम को अब आगे ले चलते हैं और इस प्रोग्राम के रूह रबा ज़िदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सदर मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब से मुल्तमिस होता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और इन दो मिसरों के साथ कि चराग़ इल्म व अदब का जला दिया हमने, चराग़ इल्म व अदब का जला दिया हमने, गुरूर टूट गया सरफरी हवाओं का। मैं डॉक्टर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएं, माइक पर तशरीफ़ लाएं और इस्तक़बालिया कलिमात से नवाजें। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुलेमान भाई मेमन से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे मेहमान फैज़ल फजलानी सर को स्टेज पर लेकर आएँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और स्टूडेंट्स, हमारे मरहूम बंदूकवाला साहब ने जो एक सपना देखा था 2006 में और इस ज़िदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का आगाज़ किया था। शुरुआत छोटे स्तर से हुई थी, लेकिन वो जो पौधा था एक बड़ा पेड़ के स्वरूप में है आज। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज हमारे बीच में हमारे बंदूकवाला साहब न रहें, लेकिन वो अगर देखते, हम उनको मिस करते हैं, उनकी याद हमें बहुत आ रही है। फंक्शन पहले हुआ करते थे, साहब सुबह से आ जाया करते थे, सबका ध्यान रखते थे, स्टूडेंट्स के बारे में पूछा करते थे। तो अगर वो हमारे बीच होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। दोस्तों, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर हाजिर हुए हैं। यहाँ जमा करने का मकसद स्कॉलरशिप देना तो है ही, लेकिन जो हम काम करते हैं और इसको और बड़े स्तर पर ले जाने की कितनी ज़रूरत है, इसमें क्या चैलेंजेस है, क्या हमारी आज की ज़रूरत है,
वो सब को भी आपके पेश नज़र रखना है। दोस्तों, ये 16वां फंक्शन हम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 910 स्टूडेंट इस बार हमने सिलेक्ट किए हैं 2600 एप्लीकेशंस में से। बुलाए आज हमने आधे बच्चों को ही बुलाया है, और जो बच्चे दूर हैं, काठियावाड़ से है, कच्छ भूज से, उनको नहीं बुलाकर उन्हें हम ऐसे ही उनके अकाउंट में चेक जमा कराने का इस बार हमने तय किया है। दोस्तों, इस फंक्शन में आज जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हाजिर है, उसमें से कुछ लोग हैं जो हमारे साथ साना बशाए खड़े रहते हैं और जो हमारे इस काम में हमेशा हमें मदद करते हैं। मैं एज अ प्रेसिडेंट आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन एक पूरी टीम है हमारी, पूरे ट्रस्टीज़ हैं, एमएस स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, स्टाफ है, याकुतपुरा इंग्लिश मीडियम नागरवाड़ा, और हमारे एमईएस के भी ट्रस्टी इसमें हमारे साथ रहते हैं इंतज़ामात में। तो मैं उन सब का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हमारे मेहमानों में आज जो चीफ़ गेस्ट हैं हमारे गुलाम मोहम्मद शेख साहब। अल्लामा इकबाल का शेर है, कोई काबिल है तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल है तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। तो एक काफ़ी लंबा सफ़र रहा है सर का। सुरेंद्र नगर में पैदाइश हुई, बाद में बड़ौदा फ़ाइन आर्ट्स फैकल्टी से जुड़े रहे अलग अलग ओहदों पे, और आज एक पेंटिंग की, पोइट की, आर्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। हम उनकी अचीवमेंट्स को अगर देखें तो जो लिटरेचर और उसमें जो अचीवमेंट्स है, उसके अलावा भी सर को 1984 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण भी मिला है। तो सर अपनी काफ़ी ज़ईफ़ एज के बावजूद हमारे बीच में हाजिर रहे। सर, ज़िदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच हमारे और एक मेहमान एज़ाज़ी शफ़ी लोखंडवाला साहब हमारे बीच में हाजिर हैं। सर अमेरिकन सिटीज़न्स है, लेकिन वो दर्द रखते हैं अंडर प्रिविलेज और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। हर साल इंडिया आते हैं और एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, गरीब लोगों तक कैसे एजुकेशन पहुंचाया जाए, उसके ताल्लुक से अवेयरनेस, उसके ताल्लुक से स्कॉलरशिप, उसके ताल्लुक से इनके जो इदारे हैं उसके ताल्लुक से हमेशा कोशिश करते हैं। हमेशा ज़िदनी इल्मा के डोनर भी रहे हैं। तो मैं सर आपका भी इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में जिम्मी डाबी सर हैं। सर सेंटर फॉर कल्चरल डेवलपमेंट सेवासी के डायरेक्टर हैं। सर जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। IIM अहमदाबाद यूनिवर्सिटीज़ में भी विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं। सर ने BSc किया, MSc लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से किया है। तो एक एक्सेलेंट करियर रहा है सर का। उसके बाद जो अभी ये जो काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो सोशल फील्ड में, कि भाई कहाँ क्या चैलेंजेस है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के क्या चैलेंजेस है, और सबसे बड़ी बात जो उनका एक हम्बलनेस है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वैसे काफ़ी अचीवमेंट्स उनकी काफ़ी है, लेकिन आप जब उनसे बात करो, मिलो, साथ में बैठो, तो यू विल नॉट एबल टू मेक आउट के ये कितने बड़े आदमी हैं। तो सर आप हमारे बीच में हाजिर हो, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में सिराज ठाकुर सर भी हाजिर हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो अपना शेड्यूल रीअरेंज करके हमारे बीच हाजिर हुए हैं। सर आफमी से जुड़े हुए हैं और इसी तरह की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हमेशा शाना बशाया एक्टिव रहते हैं। तो वो हमारी दावत को कबूल करके हमारे बीच में हाजिर रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में ज़हीर शेख सर हाजिर हैं। जिस तरह हम आज फंक्शन करने जा रहे हैं, इसी तरह लास्ट संडे इन्होंने सूरत में फंक्शन किया और काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चों को स्कॉलरशिप ये बरसों से देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि आपको पता है अभी 90% कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो फ़ीस, लाखों की फ़ीस मैनेज करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ी फ़ीस, थोड़ा स्कॉलरशिप वहाँ से लेते हैं, थोड़ी हमारे पास से लेते हैं, थोड़े और इदारों से लेते हैं, थोड़ा कुछ कर्ज़ा भी करते हैं। तो ये हमारे एक शाना बशाया हम काम करते हैं। कई स्टूडेंट्स का ये मुझे बताते हैं, कई स्टूडेंट्स का मैं इनको बताता हूँ, मिलजुल के हम काम करते हैं। तो ये भी एक इस उम्र में हमेशा हर साल 2 महीने इंडिया आकर ये एक लेंदी काम
ये अंजाम देते हैं और बच्चों का दर्द रखते हैं। तो सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारी ट्रस्ट की जानिब से। हमारे बीच में फैज़ल फजलानी सर भी हाजिर है। सर हनीफा स्कूल के डायरेक्टर है, आयशा भाई फजलानी ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ भी है, काफ़ी एमईएस के भी ट्रस्टी हैं, और काफ़ी जो रिफाई काम है एजुकेशन के ताल्लुक से, हेल्थ के ताल्लुक से हमेशा ये आगे रहते हैं। इखलास, सिंसरिटी ये इनकी खूबी है। बहुत मुश्किल से ये स्टेज पे बैठते हैं। आपने हमारी दावत तो कबूल की और स्टेज पर बैठे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे बीच में हाजिर हैं। हमारे बीच में हमारे वसीम शर्फ़ी साहब की फ़ैमिली में से भी हाजिर हैं। हमारे सैयद साहब हैं, पठान साहब है, साजिद निज़ामी साहब है, मुफ्ती आरिफ साहब भी हाजिर हैं। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। एडवोकेट फ़िरोज़ पठान साहब भी हमारे बीच में हाजिर हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे लेट आए हैं वो नंबर के हिसाब से वैसे सबको दिया हुआ है कि आपका कब नंबर आएगा और कहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन जो बच्चे लेट आए हैं वो इंतज़ार करें, फंक्शन पूरा होने के बाद उनको भी उनके चेक दे दिए जाएंगे। जो बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम है उनको हम उनके एड्रेस पे चेक दे दिए जाएंगे या उनके अकाउंट में हम जमा कर दे जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, आपने बेहतरीन इस्तकबालिया कलिमात से नवाजा। आइए दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को और आगे ले चलते हैं। अब इंशाअल्लाह आपके सामने गुलपोशी का प्रोग्राम होगा। जो हमारे मेहमानान तशरीफ़ रखते हैं हम उनका बुके देकर इस्तकबाल करेंगे। दोस्तों आइए, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आए आप उजाला ना हो सका। दोस्तों आइए, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब शाहिद रहीमी साहब से कि वो हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ग़ुलाम मोहम्मद शेख साहब का इस्तकबाल करें। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग ताली बजाकर ज़िंदा दिली का सबूत दें। ऐसा ना लगे कि हम इतने बड़े प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, अभी तक आपने कोई ताली नहीं बजाई। ऐसा लगना चाहिए कि हम यहाँ ज़िंदा हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे मेहमान खुसूसी साहब के लिए। और जो हमारे बीच में कुर्सियाँ खाली हैं, मैं उन तमाम पीछे वालों से गुजारिश करता हूँ कि वो पुर कर लें, उन्हें भर लें, इधर आके बैठ जाएं ताकि ऐसा लगे कि हम महफिल में बैठे हुए हैं। दोस्तों अगला नाम मेरे पास जनाब जिम्मी डाबी साहब। इनके इस्तकबाल के लिए मैं शफीक कड़ीवाला साहब से मुल्तमिस होता हूँ कि वो उनका इस्तकबाल करें। मैं इन इस्तकबाल करने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो कैमरे के सामने रहें, पुष्ट ना रखें बल्कि चेहरा रखें, तो उनका अच्छा फ़ोटो आएगा। दोस्तों तालियां बजाएं आप। अगला नाम मेरे पास जनाब मोहतरम शफ़ी लोखंडवाला। इनकी गुलपोशी के लिए रंगरेज यासीन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इनका इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब रंगरेज यासीन भाई। अगला नाम मेरे पास मोहतरम जनाब ज़हीर शेख साहब का है। उनका इस्तकबाल के लिए मैं साजिद निज़ामी साहब से मुल्तमिस हूँ। मैं इल्तमास करता हूँ कि वो जनाब ज़हीर शेख साहब का बुके देकर इस्तकबाल करें। हज़रात अगला नाम है मोहतरम जनाब फैज़ल फजलानी साहब। मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनका इस्तकबाल करें।
तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच सिराज ठाकुर सर हाजिर हैं। मैं डॉक्टर पाला से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और उनका इस्तकबाल करें। मैं हमारे बीच में मुफ्ती आरिफ साहब हाजिर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ बराए करम मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच में हमारे मोहसिन वसीम शर्फी साहब की अहलिया हाजिर हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ आपा नज़मा निज़ामी से कि बराए करम मेहरबानी वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आपा का इस्तकबाल करें। हज़रात मोहतरम, ये गुलपोशी का प्रोग्राम इख्तिताम हुआ। अब अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हम उनके पास चलते हैं जिन्होंने डॉक्टर जे.एस. बंदूकवाला के साहब उम्र गुजारी है और उनके शाना बशाना रहे हैं। उनके बारे में जितना वो बयान करते हैं और जैसे बयान करते हैं तो बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। दोस्तों आइए, मैं अब चलता हूँ। जनाब मोहम्मद यासीन शेख साहब, वाइस प्रेसिडेंट ज़िदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे मुल्तमिस होता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और इन लफ्ज़ों से कि होगा किसी फ़लक पे वो खुर्शीद जलवागर, होगा किसी फ़लक पे वो खुर्शीद जलवागर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया, उकाबी शान से झपटे थे वो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मोहतरम जनाब यासीन शेख साहब माइक पर। ज़िदनी इल्मा के सदर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, आज के हमारे चीफ गेस्ट भाई गुलाम मोहम्मद शेख साहब, हम आपको बरसों से जानते हैं, आपको बहुत बार देखा भी है, लेकिन बहुत दूर से चांद सितारों की तरह। आज जब करीब आप आए हैं तो ऐसा लगा है हमने मून लैंडिंग कर दिया। आज डॉक्टर ढाबी साहब, सेंटर फॉर कल्चर, आपका और हमारे इदारे का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। बंदूकवाले के साथ हम कई बार वहाँ आए हैं और आपके सेंटर में आपने एक हॉल बनाकर उसको डॉक्टर जे.एस. बंदूकवाला हॉल नाम दिया, वही इस ताल्लुक़ का सबूत है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई शफ़ी कड़ी वाला, आपसे तो पहली मुलाकात है, लेकिन आपके लिए हम बहुत बहुत बातें सुन सकें।
एक शायर ने अपने माशूक के लिए कुछ खड़ी हो ना शफी लोखन शफी लोखंड वाला, माफ़ करना मुझे, तो अपने वो मैं आपके नज़र करता हूँ कि याद तेरी एक ज़माने से हमारे दिल में थी, तो यहाँ आने से पहले भी इसी महफिल में थी। और हाज़रीन मजलिस, जितनी इल्मा के एक एंटिक पीस की हैसियत से मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ समय से तबीयत की नासादगी चल रही है, गिरती हुई दीवार जैसा हो गया हूँ मैं, और डॉक्टर महमूद हुसैन टीके लगाए जा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जिंदी इल्मा के फंक्शन पे हमको बंदूक वाला साहब को याद करते हैं। 3 साल हुए वो हमारे से बिछड़ गए। इस कनेक्शन में एक चीज़ मैं आपका सबका ध्यान खींचूंगा कि हम आजकल देखते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने के लिए किस हद तक पागलपन हो गया है। हज़ारों साल, हर लाखों रुपए की चीटिंग होती है, और लोग ये जानते हुए भी चीट हुए जाते हैं। और ऐसे माहौल में आप सोचो, 52 साल पहले एक शख्स डॉक्टर बंदूक वाला अमेरिका जाता है, पीएचडी करता है, और कॉलेज में नौकरी भी अच्छी खासी हो जाती है। और फिर अचानक एक दिन एक फंक्शन में आप तकरीर करते हैं चर्च में इंसानियत के ऊपर, खिदमत के ऊपर, तो उससे मुतासिर होकर एक नर्स के पूछ रखती है कि देन व्हाट आर यू डूइंग हियर, बेटर यू गो टू योर कंट्री एंड सर्व योर पीपल। अपने वतन पे जाओ, लोगों की खिदमत करो। और वो बात उनके दिल में ऐसी लग गई है कि उन्होंने फ़ौरन फैसला किया कि वो नौकरी, ऐशो आराम, इतने अच्छा सब छोड़ के हिंदुस्तान चले आएंगे। न तो उन्हें अपनी बीवी की नाराज़गी की परवाह की, न सो दोस्त से दबाव किए। और 1972 में बड़ौदा आ गए। पूरे 50 साल, 1972 से 22 साल तक उन्होंने एक सूफ़ी की तरह, एक औलिया की तरह यहाँ काम किया। बेमतलब खिदमत अंजाम दी, इंसानियत की खिदमत, कौम के एजुकेशन की खिदमत। जो भी मुश्किल ज़्यादा उनके पास जाता, अपने से बनता कुछ दे देते, नहीं होता तो किसी को फ़ोन कर देते कि भाई आने के आप ही दो। आज ऐसा शख्स हमारे बीच में से चला गया, 3 साल हो गए। उनकी आखिरी विल भी देखो क्या थी। ये विल नहीं थी कि मेरा ये बैंक अकाउंट है, उसमें से ये दे देना। उनके विल में था कि मैं जब गुज़र जाऊं तो मेरी जनाजे की नमाज कल्याण नगर की झुपड़पट्टी है उसकी मस्जिद में पढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ वो अक्सर जाया करते थे, काम करते थे। दूसरी ख्वाहिश थी कि मुझे उसी कब्रिस्तान में दफन गिनाया जाए जहाँ मेरी बीवी शमीम दफन है। और तीसरी कि मेरी कब्र पर कोई तरह की निशानी, कोई तख्ती, कुछ न रखा जाए। ऐसा आदमी आज हमारे बीच में नहीं है। ज़िदनी इल्मा उनकी हमको एक देन है और इंशाअल्लाह चलती रहेगी। आपने देखा, हमने जब शुरू किया तो 13,000 रुपये से हम 13 आदमियों ने शुरू किया था। जब पहला फंक्शन हुआ 2007 में तो सिर्फ 5 लाख रुपये थे हमारे पास, और उस वक्त 58 स्टूडेंट, 50 लड़के, 8 लड़कियां को हम 4,90,000 दे सके। लेकिन आज के फंक्शन में आप देखोगे कि अभी तक हमने करीबन 8 करोड़ रुपए 6,000 लड़के लड़कियों को इमदाद के तौर पे दिए हैं। और आज के जलसे में फिर करीबन 900 स्टूडेंट को 1 करोड़ 26 लाख रुपए देने जा रहे हैं।
ये सब इसकी बुनियाद बंदूकवाला साहब ने डाली। जब एजुकेशन की बात हो रही है और मेरी उम्र भी है, 88 पूरे हुए, 89 आधा चल रहा है। मेरी जब एजुकेशन की बात हुई है तो आज मुझे ये होता है कि मैं 2 आदमी का और भी जिक्र करूं जिनका भी इस कौम में, बड़ौदा में एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसमें से एक थे जनाब रसूल खान पठान, जिनकी याद में ये स्कूल खड़ी है और जिसके मैदान पर हम बैठे हैं। मैं तफसीर में नहीं जाऊंगा। मैंने उनकी पूरी ज़िंदगी कवर करते हुए एक किताब 2018 में लिखी थी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने उसे छपवाई थी। उनके पास शायद उनकी नकलें होगी। दूसरे हस्ती थे जिनका हम पे एजुकेशन में एहसान है, वो थे अजीम हुसैन तैयब जी साहब। 1942 से लेकर 62 तक, 64, 2004 तक 62 साल वो MBS के साथ लगे रहे। वो MBS जिसकी पहली स्कूल दिसंबर 2042 को एक किराए के मकान में, पैसा नहीं था, किराए के मकान में शुरू की। फर्नीचर के पैसे नहीं थे तो अतराफ़ के मदरसों से जाके वो बच्चे बैठते, वो पाटलियाँ लेके आए, चटाइयाँ लेके आए और कहीं से एक पुराना बेल लेके आए। इस तरह गामा घर नहीं, सिम्मा खेत नहीं, वो MBS की शुरुआत हुई। और वही तैयब साहब जब 2004 में इंतकाल कर गए तो MBS के लिए अब लाखों करोड़ों की ये 2 मिलकतें आगे हमारे आगे पीछे, ये मुगलवाड़ा में गर्ल्स स्कूल का मकान, नागरवाड़ा स्कूल का मकान, बीनागर, ऐसी करोड़ों की जायदाद छोड़ के गए। उनकी भी एक्टिविटीज़ की तफसील लिखते हुए मैंने एक किताब पिछले दिसंबर में शाये की है। शाये करके मैंने MBS को गिफ्ट दी है, जिसका टाइटल है शून्यमाती सर्जन। उसका आपको MBS में शायद किताब मिल सकेगी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ये तीनों ऐसा मोहसिनों के साथ बहुत करीब से जुड़ा रहा, उनके साथ काम भी किया, उनके जनाज़ों को कांधा भी दिया, जनाजे की नमाज भी पढ़ी और उनकी कब्रों पे मिट्टी और फूल चढ़ा सका। बेशुमार यादें मेरे दिल में है, मेरे दुखी दिल में। मैं अपना खराज अकीदत चंद शेर के साथ कह के अपनी बात लूँगा कि ले गए साथ मेरी उम्र गुज़िश्ता की किताब, उसमें तो मेरी ले गए साथ मेरी उम्र गुज़िश्ता की किताब, उसमें तो मेरी बहुत खूब कीमती तस्वीरें थी, उसमें बचपन था मेरा और मेरा अहद शबाब। उसके बदले दे गए मुझको तुम जाते जाते, अपने गम में दमकता हुआ एक खून रंग गुलाब, आके ले जाओ अपना ये दहकता हुआ फूल, मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़िश्ता की किताब। हज़रात, ये बुज़ुर्गों के साथ रहकर मुझे भी अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने करीबन 60 साल इस शहर में सोशल वर्क किया है। 33 साल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में रहा, 7 साल सदर रहा, बड़ौदा यतीम खाना में 42 साल 42 ईयर्स, उसमें 8 साल प्रेसिडेंट रहा और जीदनी इल्मा के साथ 18 साल से जुड़ा हूँ। ये बहुत मुमकिन है कि इस दौर में मैंने अपनी हरकत से, अपनी ज़बान से कई लोगों के दिल दुखाए होंगे। मैं आज उन सबको माफ़ करने की दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मुझे माफ़ करें। शुक्रिया। हज़रात मोहतरम, अभी आपने
मोहम्मद यासीन शेख साहब से जो वलवला अंगेज़ तकरीर सुनी, उनके ख़यालात से, उनकी बातों से जो हमारे दिल पर असर हुआ वो हमारे सामने है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें एहसास से ताल्लुक़ रखती हैं। चूँकि इन्होंने जो डॉक्टर बंदूकवाला साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जो उनके साथ काम किया है, वो लफ्ज़ों में बयां करने से कासिर हैं। फिर भी कोशिश करते हैं। हर साल मैं देखता हूँ कि वो बग़ैर आंसू बहाए कुर्सी से नहीं उठते, और उनकी याद में वो ज़रूर मतलब आंसू बहा ही देते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला डॉक्टर बंदूकवाला साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और मैं एक बात और कहूँगा कि यासीन शेख साहब ने कहा कि वो हमारे 3 साल से हमारे साथ से चले गए। ज़रूर चले गए, लेकिन मैं ये बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूँ वो हमारे साथ हैं और यहीं कहीं मौजूद होंगे, क्योंकि जो जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है वो उससे छोड़ता नहीं है। और हमारा यकीन है कि वो मरने के बाद हम जाते हैं तो वो हमारी बात सुनेंगे, और वो दुआ करते होंगे कि मैं जो जिस चीज़ की बुनियाद रख के आया हूँ, अल्लाह ताला उसको परवान चढ़ाए, उस दरख्त को सर्द शादाब रखे। आइए दोस्तों, हम अब अगला प्रोग्राम, अगले कदम की तरफ चलते हैं, अगला कदम उठाते हैं। आइए हम इस प्रोग्राम के सेक्रेटरी डॉक्टर जनाब मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब से गुजारिश करते हैं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और ज़िदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की रिपोर्ट पेश करें, इसकी रुदात पेश करें, और इन मिसरों से कि हर नज़र महबे नज़ारा है देखिए क्या हो। मैं आपका जायका बदलता हूँ। हर नज़र महबे नज़ारा है देखिए क्या हो, जुल्फ़ को उसने संवारा है देखिए क्या हो, तज़किरा मौजे तूफ़ान का भी रहने दो, अभी तो दूर किनारा है देखिए क्या हो। मोहतरम इकबाल ख़ान साहब, माइक पर। स्टेज पे बैठे हुए खुसूसी मेहमान, सामने दूर दराज से आए हुए मेहमान, वालिदैन, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपको मालूम है, आज हम ज़िदनी इल्मा का 16 एनुअल प्रोग्राम स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का करने जा रहे हैं। आज से करीब 18-19 साल पहले डॉक्टर बंदूकवाला साहब ने कुछ चंद कौम के फ़िक्रमंद लोगों के साथ छोटा सा एक पौधा लगाया था। वो पौधे पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी काम किया, और उनके बाद में ये जवाबदारी हम लोगों के ऊपर वो छोड़ के चले गए। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश के साथ काम कर रहे हैं। और एक छोटा सा पौधा जिसका इब्तिदा कुछ 13,000 से की गई थी, आज वो करोड़ों में पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हमें मोर देन 2600 एप्लीकेशन मिली थी, मगर कुछ मजबूरियों की, फ़ंड की कमी की वजह से हम 910 बच्चों को ही स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफ़ाई कर पाए हैं। कुछ हमारी मजबूरियां रहीं क्योंकि फ़ंड की भी ज़रूरत होती है। इस बारे में मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितने बच्चों ने एप्लीकेशन की थी, मैं ये समझता हूँ कि शायद वो सारे बच्चे ज़रूरतमंद थे, उनको देना चाहिए, मगर हम लोग क्योंकि फ़ंड की कमी की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है। मगर इसमें मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग आगे बढ़ के हम लोगों की मदद किया करें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद कर सकें। क्योंकि अगर फ़ंड हो, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे, जितने बच्चों ने अप्लाई किया है, सबको दे सकें, मगर मजबूरी ये है कि हमारी भी लिमिटेशन फ़ंड के हो जाती है। यहाँ मैं एक चीज़ दरख्वास्त करना चाहूँगा, कहना तो हमारे मुफ्ती साहब बैठे होने चाहिए, कि अगर हमारी कौम के, मैं जो समझता हूँ, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को कुछ दिल दुखे, कि अगर सारे लोग अपनी कैलकुलेशन करके ज़कात दे ले लगें, और क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, बैंक में हमारे पैसे होते हैं, इंटरेस्ट लगता ही है, छोड़ता कोई नहीं है, बैंक में छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्या मिले वो पैसा भी अगर हम कौम की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगे तो इंशाअल्लाह पैसे की कहीं कमी नहीं रहे। दो ही चीज़ हम लोग अगर कर लें, ज़कात कैलकुलेशन करके देने लगें और
जो बैंक से इंटरेस्ट जनरेट होता है उसको देखिए, बैंक का इंटरेस्ट हमारा नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर लिल्लाह में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं इलाज नहीं करा सकते, पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं भर सकते हैं, बच्चियों की शादियां हैं, तो इस जगह पे ये अगर पैसा ईमानदारी के साथ करने लगे तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी पैसे की ज़रूरत कौम को नहीं पड़ेगी। अब मैं रिपोर्ट कार्ड देने इस साल जैसे आपको बताया 2600 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, 900 बच्चे को ही हम 900 बच्चों को दे पाए हैं। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे MDMS में एक बच्चे ने अप्लाई किया जेंट से और उनको 50,000 दे रहे हैं। MDS में टोटल 3 बच्चों ने को सेंक्शन किया हमने, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। PhD में 3 बच्चे हैं। इस लाइन में बच्चियाँ शायद बहुत पीछे हैं, तीनों PhD में बच्चा है। MBBS में अल्हम्दुलिल्लाह 162 बच्चों को हम दे रहे हैं। डॉक्टर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह कल को कौम की खिदमत करेंगे, तो उसमें 113 बच्चे हैं, 49 बच्चियां हैं। यहाँ थोड़ा बच्चियां पीछे हैं। BDS में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चियां, 5 बच्चे हैं। BHS में 178 टोटल बच्चों को दे रहे हैं, 23,60,000। MBBS में 63,25,000 दिया है भी तो। और BHMS में 71 बच्चे हैं, 107 बच्चियाँ हैं। यहाँ बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कर रही हैं, मगर मैं बच्चियों से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा मेहनत करके BHMS की जगह MBBS में आएँ। BAMS में भी 18 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चियाँ हैं। BPT में 6 बच्चे हैं, 19 बच्चियाँ हैं, टोटल 25 स्टूडेंट हैं। BSc नर्सिंग में टोटल 93 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 24 बच्चे हैं, 69 बच्चियाँ। GNS में 5 स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, 4 बच्चियाँ हैं, 1 ही बच्चा है। M फार्मा में टोटल 8 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं। B फार्मा में अल्हम्दुलिल्लाह 61 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 29 बच्चे हैं, 32 बच्चियाँ हैं। GNS में 5 टोटल बच्चे हैं, 4 बच्चियाँ, 1 बच्चा। पैरामेडिकल में 14 बच्चे क्वालिफाई हैं, 11 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चे हैं। MSc में अल्हम्दुलिल्लाह 34 बच्चे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि साइंस स्ट्रीम में इतना MSc में 34 बच्चे पहुँचे हैं। उसमें बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 20 बच्चियाँ हैं, सिर्फ 14 ही बच्चे हैं। BSc में 35 टोटल बच्चे हैं, 24 बच्चियाँ और 11 बच्चे हैं। इंजीनियरिंग में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ और दुख भी होता है कि सिर्फ 2 बच्चों ने M.Tech के लिए अप्लाई में हैं जो अप्लाई किया है, दोनों को हमने क्वालिफाई किया। बट यहाँ ज़्यादा क्योंकि वो बैचलर में B.Tech में 84 बच्चे हैं, 69 बच्चे हैं, 15 बच्चियाँ हैं। अगर कौम के इतने बच्चे BE तक आते हैं तो M.Tech में भी आना चाहिए, ME करना चाहिए। क्योंकि BE करने के बाद मैं खुद इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ कि कोई जॉब नहीं मिलता है जब तक आप PG नहीं करेंगे। वैसे तो नॉर्मल अगर आप देखें, चाहे मेडिकल में हो, किसी फील्ड में हो, PG नहीं करेंगे तब तक इतना आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों को जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा सारे बच्चों को कम से कम ME M.Tech तो करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा स्कोप रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह LLB में ज़्यादा बच्चे होना चाहिए। आज कौम की हालत हिंदुस्तान में हर जगह ज़रूरत है इस फील्ड में, मगर बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। 3 ही LLB के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चियाँ हैं। नीट के 5 बच्चों ने स्कॉलरशिप क्वालिफाई हुई है, 4 बच्चे, 1 बच्चियाँ। बाकी फील्ड के 28 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं और 9 बच्चियाँ हैं। 12th में 47 बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, उसमें 20 बच्चे हैं, 27 बच्चियाँ हैं। 11 साइंस में हम लोग साइंस को ही 11-12 साइंस को ही देते हैं, 85 बच्चे हैं। तो मेरे को यहाँ भी है कि 85 बच्चे 11th में हैं और एकदम आधे बच्चे हो जाते हैं 12th में जाके। तो मेरा दरख्वास्त है बच्चे ड्रॉप आउट ना लिया करें, कम से कम कोशिश करके आगे बढ़ें। 85 बच्चे में 33 बच्चे हैं, 52 बच्चियाँ हैं। जैसे आज तक ज़िदनी इल्मा ने 2007 से 2024 तक 6,766 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और 9.96 करोड़ 9,96,75,000 का अभी तक पीछे 2007 से 2024 तक स्कॉलरशिप दे चुकी हैं। उसमें
4003 स्टूडेंट हैं, सॉरी बच्चे हैं, एंड 2763 बच्चियां हैं। इसमें अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की मदद है, दुआएं हैं। उसमें मेडिकल में MBBS में 998 बच्चों को डॉक्टर्स को मदद की जा चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम की खिदमत कर ही रहे हैं। बाकी मेडिकल के दूसरे ब्रांचेस हैं, उसमें भी 1750 1750 बच्चे बाकी फील्ड के जो है BHMS BMS बाकी जो फील्ड हैं उसमें भी हैं 1700। इंजीनियरिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2038 बच्चों को अब तक स्कॉलरशिप दी जाती है। इस हिसाब से टोटल जो बनता है पीछे 2007 से 2024 तक 6766 एंड अमाउंट बनता है 9,96,75,000। ये आप लोगों का अल्लाह का रहम करम है, एहसान है अल्लाह का जो उसे ये काम करा रहा है। आप लोगों की मदद है जिससे हो रही है। इस मदद में हमारे साथ काफ़ी हमारे पार्टनर NGOs हैं, हमारे जैसे मोइन में चैरिटेबल सूरत, फजलानी ग्रुप, बाकी लोग भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मदद करते हैं। आप लोगों से भी मैं वापस दरख्वास्त करूंगा कि आप भी अपना हाथ को आगे बढ़ाएं, हम लोगों की मदद करें, जिससे हम आइंदा साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये मदद कर सकें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर जगह हर हाल में हमें ज़रूरत है। इसी के साथ मेरी मैं बात को पूरा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे कुछ ऐसे लोग जो हमेशा सेल्फलेस, जब हम ये बच्चों के ताल्लुक से एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं उन कुछ लोगों का भी फेलिसिटेशन करना चाहूँगा। मैं निसार मंसूरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं आरिफ पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर आइए और उनको मोमेंटो और साल से नवाजें। इसी तरह हमारी बीच में नवरचना स्कूल के काउंसिलर जमीला फिरदौस मैडम हाजिर हैं, जो हमारे बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट और उनके काउंसलिंग के ताल्लुक से हमेशा आगे रहते हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं जिमी डाबी सर से दरख्वास्त करूँगा कि उनको मोमेंटो और साल से नवाजें। हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी आए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। हमारे नौशाद बख्शी साहब, तौकीर सिद्दीकी साहब, अज़ीज़ सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए हम अब आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं उनसे कुछ सुनते हैं, उनकी तकरीर सुनते हैं, उनके ख़यालात सुनते हैं। आज वो जहाँ हैं वो कैसे हैं और वो यहाँ मुअज्जिज़ मेहमान की हैसियत से बैठे हुए हैं तो हमें बताएंगे इंशाअल्लाह। तो आइए मैं अब तकरीरी प्रोग्राम को आपके सामने लाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं तकरीर के लिए ख़िताब के लिए मोहतरम जनाब जिम्मी डाबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं कि उसे गुमान है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। दोस्तों इन्हीं मिसरों से मैं जनाब डॉक्टर जिम्मी डाबी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया। मैं डॉक्टर हुसैन ने पूछूं कि હું અંગ્રેજીમાં બોલું કે ગુજરાતીમાં બોલું। ગુજરાતી મારી માતૃભાષા છે, ઇંગ્લિશ હું શીખ્યો છું, હિન્દી મારું બહુ સારું નથી અને અહીંયા ઉર્દુ સાંભળીને ઘણી ખુશી થઈ। ફારસી શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ બહુ સફળતા મળી નહીં, કારણ કે હું 4 વર્ષ અફઘાનિસ્તાનમાં ભણાવતો હતો ત્યારે ફારસી વગર ચાલે નહીં। અંગ્રેજીમાં ભણાવું પણ બધા વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી આવડે નહીં, એટલે સારા વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે આગળ આવો અને હવે ફારસીમાં ટ્રાન્સલેશન કરો, પણ હું શીખી શક્યો નહીં, એટલે સોરી, હું ગુજરાતીમાં વાત કરવાનો છું।
પ્રિય મિત્રો અને વિશ્વના પ્રિય નાગરિકો, હું જાણી જોઈને કહું છું કે આપણે બધા વિશ્વના નાગરિકો છે. સમુદાયના સભ્યો, નાગરિક સમાજના સભ્યો, મુખ્ય અતિથિ ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, અતિથિ જે વિશિષ્ટ આગળ સખી લોખંડવાળા અને અન્ય જે મહેમાનો અહીંયા સ્ટેજ પર છે, એ બધાને હું મારા તરફથી માન અને સન્માન કરું છું. ડૉક્ટર હુસેન જે ટ્રસ્ટના પ્રમુખ છે, તેમનો આભાર માનું છું કે તેમણે મને આપ સહુની વચ્ચે ઉપસ્થિત થવાની તક આપી. જિંદની ઇલ્મા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના તમામ ટ્રસ્ટીઓ અને આજના કાર્યક્રમના આયોજકોનો પણ હું આભાર માનું છું. હું ટ્રસ્ટના સ્થાપક ડૉક્ટર ઝુઝર બંદૂકવાલાને યાદ કરવા ઈચ્છું છું, જેઓ વડોદરાના સેન્ટર ફોર કલ્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સામાજિક સંશોધન સંસ્થાના સ્થાપક ટ્રસ્ટીના મના એક હતા અને અમને 2002થી ઓળખું છું. સીસીડીના અમારા વર્તમાન ટ્રસ્ટી આયેશા ખાનનો પણ હું આભાર માનું છું, જેઓએ આ બે સંસ્થાઓમાં એક કડીરૂપ બન્યા. આજે હાજર નથી આપણી વચ્ચે, મુંબઈમાં છે. હું તમારી સમક્ષ થોડો સમય લઈશ, 2-5 મિનિટનો. તમારી સમક્ષ 3 વિચારો મૂકવા માગું છું. જિંદની ઇલ્મા ટ્રસ્ટના નામનું અર્થઘટન, શિક્ષણનું મહત્ત્વ અને ત્રીજો મુદ્દો છે જ્ઞાન ક્ષમતા વધારો અને સમાજનો વિકાસ. જ્ઞાન ક્ષમતા, નોલેજ એન્ડ કોમ્પિટન્સીસ. જિંદની અને ઇલ્મા એ અરબી શબ્દો છે. જિંદનીનો અર્થ વધારો, ઇન્ક્રીઝ થાય, અને ઇલ્માનો અર્થ જ્ઞાન થાય. જિંદની અને ઇલ્મા એ બે શબ્દોનું સંયોજન એ રબ્બી ઝિદની ઇલ્મા વાક્યનો ભાગ બની જાય છે, જે સામાન્ય રીતે દુઆ, પ્રાર્થના કરવામાં વપરાય છે. સંપૂર્ણ વાક્યોનો અનુવાદ થાય છે, હે ખુદા, મારા જ્ઞાનમાં વધારો કરો. રબ્બી ઝિંદની ઇલ્મા સુરાતહા શ્લોક 114. મેં જે કંઈ લીધું છે એ અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન છે, એટલે માફ કરજો. આ એક કુરાનની દુઆ છે. તેનો અનુવાદ થાય છે, ઓ મારા ખુદા, મારા જ્ઞાનમાં વધારો કરો. જે એક વિનંતી છે જે સર્વોચ્ચ અલ્લાહ, જે જ્ઞાન અને શાણપણના અંતિમ અને ઉત્તમ સ્ત્રોત છે, તેમની આગળ નમ્રતાભરી દુઆ માગે છે. રબ્બી જિંદની ઇલ્માનો ઉલ્લેખ હદીસમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે. મેં અંગ્રેજી અનુવાદ ભાગ 5 પુસ્તક 39 હદીસ 26-46માંથી આ લીધું છે. આ દુઆ રબ્બી જિંદની ઇલ્મા જ્ઞાનમાં વધારો પડકારનો સ્વીકાર કરે છે. તે આપણને માર્ગદર્શન આપવા માટે સર્વશક્તિમાન અલ્લાહને મદદ માગે છે. એટલે આપણે જિંદગીમાં મુશ્કેલીઓ ના આવે એના કરતાં આપણું જ્ઞાન વધે એવી દુઆ માગીએ. ક્ષમતાઓ અને યોગ્યતાઓ મેળવવાની દુઆ કરવી જોઈએ. આ ટ્રસ્ટ જ્ઞાનમાં વધારો કરવાનું નેક કામ કરે છે અને તે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં તેમના જ્ઞાનમાં વધારો કરવા માટે સમર્થન અને નાણાકીય ટેકો આપે છે. બીજા મુદ્દા પર આવું, શિક્ષણનું મહત્ત્વ. યુએનનો 1997નો માનવ વિકાસ અહેવાલ વિશે ઘણા બધાને અહીંયા જાણકારી હશે, માહિતી હશે. પણ એમાં વપરાયેલ માનવ વિકાસના સૂચકો બે સામાજિક લક્ષી અર્થશાસ્ત્રીઓએ ઘડી કાઢેલા. એમના એક હતા પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ ઉલ હક અને ભારતના અમર્ત્ય સેન દ્વારા આ બે સૂચકો વિકાસવામાં આવ્યા હતા. આ બંને બહાર ભણતા હતા અને સારા મિત્રો હતા, અને મોહમ્મદ ઉલ હક મરી ગયા ત્યાં સુધી બંને સારા મિત્રો રહ્યા. આ અર્થશાસ્ત્રીઓએ બે મહત્ત્વપૂર્ણની વાત કરી છે. એમનું કહેવું છે કે માનવ વિકાસ ત્યારે જ કહેવાય કોઈ પણ સમાજનો કે કોઈ પણ દેશનો, જ્યારે એ દેશમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય બધા સુધી પહોંચે. શિક્ષણ અને આરોગ્ય વિકાસના પાયા સમાન છે. વિકાસ માટે ઘણા પરિબળોની જરૂર છે,
પરંતુ મુખ્યત્વે વિકાસ કરવાની તમન્ના પોતાની અંદરથી ઉદ્ભવવી જોઈએ. વિકાસ લગતું શિક્ષણ મેળવવા માટે વ્યક્તિને પ્રેરણા, પ્રતિબદ્ધતા, પર્યાવરણ અને સંસાધનોની જરૂર છે. શિક્ષણ અને આરોગ્ય પર સરકારે કરેલા ખર્ચા બહુ પ્રોત્સાહન આપે એવા નથી. જો છેલ્લા દાયકામાં રાજકીય પક્ષો અને સરકાર દ્વારા પ્રચાર અને પ્રસારના નકામા ખર્ચાઓ પર રોક મુકાયો હોત અને એ નાણાં દેશના વિકાસમાં રોકાયા હોત તો ભારતમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યની ઘણી સારી પ્રગતિ થઈ હોત. આપણે માનવ અને જવાબદાર નાગરિકો તરીકે વિકાસ કરવાની આપણને બધાને જરૂર છે. હાલમાં વિકાસ તો ઘણો થયો છે, પણ એમાં અમુકને ફાયદો થયો છે અને ઘણા બધાને એનો પૂરતો લાભ મળ્યો નથી. વિકાસ સર્વવ્યાપી થયો નથી. શિક્ષણ જે વિકાસનો મુખ્ય પાયો છે, એના માટેની પહોંચ, ક્ષમતા અને નાણાં આપણા સમાજમાં ઘણા પાસે નથી. ફક્ત શિક્ષણ માટે સ્કૂલો, કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ હોવી એ પૂરતું નથી. લોકોની પહોંચ હોવી જોઈએ. યુ મસ્ટ એક્સેસ ધીસ યુનિવર્સિટી. અને બીજું, યુ કેન અફોર્ડ. તમારી પાસે એ નાણાં હોવા જોઈએ. ભારતના તમામ નાગરિકો, ખાસ કરીને વંચિત, હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકોમાં શિક્ષણ અને આવડત ઊભી કરી આપણે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ, આ બધાએ સાંભળ્યું હશે, ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો જે ભારત અને વિશ્વ 2030 સુધીમાં પ્રાપ્ત કરવા માગે છે, તેમાં ભાગીદાર બનીએ. એટલે આ ટ્રસ્ટનું એક કામ છે કે જે વિશ્વનો એક ગોલ છે, સસ્ટેનેબલ ગોલ, એ તરફ આગળ વધીએ. આપણામાં કંઈક કરવાની પ્રેરણા હોવી જોઈએ. કેવળ આપણામાં જ નહીં, પણ આપણા બાળકો, છોકરીઓ અને છોકરાઓ બંનેમાં કોઈ ભેદભાવ વગર સારી પ્રેરણા કેળવવાની જરૂર છે. તમામ અવરોધો, પરંપરાગત રૂઢિચુસ્તતા અને પડકારો હોવા છતાં આપણે વ્યક્તિગત, કુટુંબ અને સમુદાય તરીકે શિક્ષણ વધારવા પ્રતિબદ્ધ બનવાની હજુ પણ વધારે જરૂર છે. આપણામાંના ઘણા પાસે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાની પ્રેરણા અને પ્રતિબદ્ધતા છે, પણ જરૂરી સંસાધનો નથી. જિંદગી ઇલ્મા ટ્રસ્ટ એ સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ કરવા માટે ટેકો કરે છે. નાણાકીય સંસાધનની સગવડ ઊભી કરવા તૈયાર છે. જો કે આવા નાણાકીય સ્ત્રોત મહેનત અને સમાજ સેવાની ભાવના માગી લે છે. આ સ્ત્રોત સદભાવ ઊભો થાય અને એ માટે ઉદારતા ધરાવતા લોકો દ્વારા ઊભા કરી શકાય. તેથી આપણે આ ટ્રસ્ટને ટેકો આપવાનો છે અને બીજાને પણ આ ટ્રસ્ટને ટેકો આપવા આપણે પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ છીએ. હવે હું ત્રીજા મુદ્દા પર આવું છું. જ્ઞાન ક્ષમતા વધારો અને સમાજનો વિકાસ. આ બહુ જરૂરી છે. આપણે જે સંસાધનો પ્રાપ્ત થયા છે તેની સાથે આપણે ઉદાર બનીએ. અલ્લાહ જે સર્વશક્તિશાળી છે, એમને અલ વહાબ તરીકે પણ સંબોધવામાં આવે છે. ભેટ આપનાર, સૌથી વધુ ઉદાર. અલ વહાબ સતત ઉદારતાથી, અવિરતપણે અને બદલામાં કંઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વિના આપણને ભેટો આપ્યા કરે છે. કોઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વગર. અનકન્ડિશનલ ગિફ્ટ્સ ટુ અસ. અનકન્ડિશનલ. જ્ઞાન અને યોગ્યતાનો ઉપયોગ પોતાના અને પરિવાર માટે થઈ શકે છે અને એ જરૂરી છે, પણ આપણે એનાથી પણ આગળ જવાનું છે. મન મોટું કરવાનું છે. આપણે ઉદાર બની આપણાથી પણ વધુ જરૂરિયાતવાળા લોકો સુધી આ મદદ પહોંચે એ પ્રયત્ન કરવાનો છે. જિંદગીમાં ટ્રસ્ટ અપેક્ષા રાખે છે તેમનું વિસ્તરણ અન્ય લોકો સુધી પહોંચે, જેથી કરીને આપણાથી પણ વધુ જરૂરિયાતવાળા લોકોને આ શૈક્ષણિક ટેકો મળે અને સૌનો વિકાસ થાય. ફરી આપના સૌનો આભાર માનું છું. જય હિન્દ. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जिम्मी डाबी साहब. बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ज़िदन इल्मा का ट्रांसलेशन किया, आपने सुना
और बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने 4 साल जो है अफ़गानिस्तान में रहे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो क्या नाम है फ़ारसी सीख लेते। कोशिश की लेकिन सीख नहीं पाए, लिहाजा उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान में अपनी तकरीर की और आपने समाअत फरमाई। दोस्तों, आपके इल्म में ज़रूर बधारा यानी इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर मैं गुजराती में कहने जाऊँ तो आपके ज्ञान में बधारा हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो ज़ुबान है वो ज़ुबान अपनी जगह, हर ज़ुबान अपनी जगह बहुत ही कहना चाहिए मुकम्मल है।